वेलकम टू न्यूज़मेन माय फ्रेंड। 25 जून 2020 का करंट देख लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट आई है। सबसे पहले आई है यूजीसी में स्क्रैप द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। अब इसका का ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उन्होंने हाल ही में यह फैसला लिया है, यह हिदायत दी है सभी यूनिवर्सिटियों की जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली थी इस जून में, तो वो सभी अब पोस्टपोन कर दे, अभी न लें। क्यों? क्योंकि कोविड-19 जो है ये वायरस इतना अभी फैल रहा है, तो इसकी सावधानी बरतने के लिए ये नसीहत दी गई है। तो ये तो थी न्यूज़, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसके बारे में भी कि ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब क्या, ये कोई एक्ट के थ्रू बनी होगी। और ये कब बनी थी? 28 दिसंबर 1953 को बनी थी। और ये किस एक्ट के अंतर्गत बनी थी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट। ठीक है, यानी कि यूजीसी एक्ट 1956 के तहत ये बनी थी। अब इसके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये जो है इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके रीजनल ऑफिस जो है वो भी 6 सेंटर भारत के अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में है। वो 6 कौन से हैं? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। ये 6 जगह पर उसका सेंटर है। ठीक है, और दूसरी ये न्यूज़ फर्स्ट पेज पे ये आई थी कि हाल ही में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी ये दोनों का मर्जर होने वाला है। तो जो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम जितने भी लोग देने वाले होते हैं, तो राज्यसभा टीवी का एक बहुत महत्व का योगदान रहता है मेंस के आंसर लिखने में, और काफ़ी कुछ मदद मिलती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर ये हो गया तो। ठीक है, क्या देखते हैं कि आगे क्या इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरी ना न्यूज़ ये थी कि अब दिल्ली में क्या हुआ है कि फाइल एक यूवी लाइट फाइल स्टेरिलाइजेशन मशीन वहाँ पर रखा गया है ऑफिस के अंदर। इसका क्या कारण है कि दिल्ली में अभी केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो अब एहतियात बरतना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये एक ऐसा ही इनिशिएटिव है वहाँ पर कि क्या जो भी फाइल अब आएगी वहाँ के कर्मचारियों के हाथ में ना, तो वो सबसे पहले एक यूवी लाइट फाइल स्टेरिलाइजेशन मशीन के अंदर से जाएगी, ताकि उनमें रहे, अगर उसमें उस पर कोई कोविड-19 के बीमारी के कीटाणु हो तो वो नष्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है ये भी। मेंस आंसर राइटिंग में हमको काफ़ी काम आने का वाला है कि भाई कोविड-19 के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें कोट कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा क्या था अभी कि केरला के अंदर क्या हुआ कि वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि हमारे पिछले दिनों में जो निपाह वायरस का आउटब्रेक हुआ था 2018 में, तो उसके ज़रिए हमको ये कोविड-19 के जो महामारी आई है उसको निपटने के लिए हमें बहुत ही बड़ी मदद मिले हैं। तो अब ये न्यूज़ थी, लेकिन हमें निपाह वायरस के बारे में जानना है। तो क्या है निपाह वायरस? तो निपाह वायरस एक प्रकार की जूनोसिस डिसीज़ है। अब ये जूनोसिस डिसीज़ क्या होती है? जूनोसिस डिसीज़ ये होती है कि जो प्राणियों से इंसानों में फैलती है उसको क्या कहते हैं? जूनोसिस डिसीज़ कहते हैं। ठीक है, अब निपाह वायरस जो है सबसे पहले कहाँ देखा गया था? 1998 में कापुंगू सुडांग निपाह नाम के एक मलेशिया के गांव में देखा गया था। ठीक है, तो वहाँ इस गांव के नाम से ही इस वायरस का नाम क्या पड़ा? निपाह वायरस पड़ा। और इसके नेचुरल होस्ट, निपाह वायरस के नेचुरल होस्ट कौन है? फ्रूट बेट्स होते हैं कि उनमें ये वायरस मौजूद होता है। अगर वो इंसान को बाइट करे तो ये वायरस उनमें ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, और इसके अगर आपको निपाह वायरस है तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, आपको स्नायु में दर्द होने लगेगा, आपको बुखार आएगा, इत्यादि बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कोरोना जो है ये इसके भी इलाज अब तक नहीं है। कोरोना की तरह इसका भी इलाज जो है अब तक नहीं मिला है। वायरस का इलाज हम तो नहीं मिला है, लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने ये जो है राबीवारीन ये नाम की एक दवाई है, उसको रिफ़र किया है कि इस दवाई के यूज़ से जो है निपाह वायरस का जो असर है ह्यूमन बॉडी पर वो काफ़ी हद तक कम होगा। अब हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी ने क्या किया कि वेणुगोपाल धूत की जो MDN चेयरमैन है वीडियोकॉन नाम की कंपनी के, उनको अरेस्ट किया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। ठीक है, तो ये न्यूज़ है, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं ये क्या है, कब बना था।
तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसको अंतर्गत 2 एक्ट के अंतर्गत इसको पावर मिली है। ठीक है, 2 एक्ट के अंतर्गत इसको पावर मिली है। सबसे पहला एक्ट कौन सा है? FEMA एक्ट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, और दूसरा है प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये दोनों के अंतर्गत हमारे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसको पावर मिली है। अब देख लेते हैं थोड़ा बैकग्राउंड की। इसकी रचना जो है 1 मई 1956 में हुई थी। जब इसकी रचना हुई तो इसका नाम क्या था? एनफोर्समेंट यूनिट था। ठीक है, और इसका डिपार्टमेंट जो है वो भी क्या था? इकोनॉमिक अफेयर था। लेकिन 1997 में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टर रखा गया और इसका संचालन इकोनॉमिक अफेयर से लाकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, अब ये दोनों एक्ट के तहत जो हमने ऊपर डिस्कस किए तो उसमें क्या क्या पावर इस ईडी को दी गई है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला है FEMA एक्ट 1999। तो इसके अंतर्गत इसको क्या है? सिविल लॉ मिलता है और क्वासी जुडिशियल का पावर जो है वो ईडी को मिलता है। और आगे का क्या आता है? दूसरा है PMLA एक्ट। इसके ज़रिए क्रिमिनल लॉ की पावर जो है वो ईडी को मिलती है। ठीक है, अब हाल ही में एक और न्यूज़ आई है, वो क्या है? FATF ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में रखा है। ठीक है, तो ये FATF क्या है, ये ग्रे लिस्ट क्या है, ये भी थोड़ा हम जान लेते हैं। सबसे पहले FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये G7 का ही एक इनिशिएटिव है कि जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसके जो प्रेसिडेंट है उसकी समयावधि जो है 1 साल की होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। ये जब बना था तब मात्र मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बना था, लेकिन इसके बाद 2001 में इसमें क्या टेरर फाइनेंसिंग को भी ऐड कर दिया गया। 2012 में काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ पोर्टिफिलाइजेशन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी ऐड किया गया। ये दोनों उसके बाद ऐड कर गया है। तो अगर आपको ये सेंटेंस की तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो जब FATF बना था तो वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को भी देखता था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये हुई न्यूज़। अब हमें और भी जानना है वो क्या? ग्रे लिस्ट, FATF का ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, ये आखिर होता क्या है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंट्री अगर आतंकवादी के संगठन को फाइनेंशियल सपोर्ट करती है या फिर ऐसे कार्य करती हैं जिसकी वजह से पूरे दुनिया को नुकसान होता है, तो FATF जो है वो इस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। और ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब क्या है? उसके काफ़ी इम्पैक्ट उस कंट्री पर पड़ेगी कि उसको दुनिया के बैंक है उसके फाइनेंस नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई आप जो पैसा देने वाला है वो तो आप टेरर फाइनेंसिंग में यूज़ करते हो, तो हम क्यों दें आपको पैसा? ठीक है, तो इसका बहुत ही बड़ा उस देश के विकास पर असर पड़ने वाला है। और दूसरा आता है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में भी क्या है कि अगर आपको शक है कि ये कंट्री जो है वो टेरर फाइनेंसिंग करती है या फिर कुछ ऐसे कार्य करती है कि जो पूरे विश्व के लिए खतरा है, तो भी आप इसको ग्रे लिस्ट में डाल सकते हैं। इसका ग्रे लिस्ट में डालते FATF जो है उसको ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ठीक है, ये दोनों लिस्ट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसके ज़रिए इफ़ेक्ट क्या पड़ती है कि इसके ज़रिए आपको, मैंने अगर बताया ना कि आपको फाइनेंसिंग नहीं मिलती है। और दूसरा क्या है? दूसरे देश आपके साथ, दूसरे देश जो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट जो होती है उसके साथ अपना व्यापार कम कर देने लगते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा भी बढ़ गया तो क्या होता है कि वो उसका वैश्विक बहिष्कार कर दिया जाता है कि भाई इस देश से हम कुछ खरीदेंगे नहीं और उसका व्यापार कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देश जो है वो क्या करता है, भाई आतंकवादियों को, संगठन को सपोर्ट करता है या फिर कुछ ऐसे कार्य करता है जो ठीक नहीं है। अब हाल ही में क्या पतंजलि जो है उन्होंने क्या कोरोनिल और स्वसारी, ये दोनों नाम की एक दवाई बाज़ार में उतारी है। इसलिए उनका कहना ये है कि हमने बहुत सारे टेस्ट किए और उसके ज़रिए ये जो है कोविड-19 के एक बहुत ही असरकारक दवाई है। लेकिन हमारी एक जो ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स हमको अप्रूव कराने के लिए भारत सरकार की एक बॉडी है, उसके अंतर्गत हमें जो है वो रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो यही मांगा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पतंजलि से कि भाई आपने इसके टेस्ट कहाँ किए और इसके डॉक्यूमेंट कहाँ, ये सब कुछ मांगा गया पतंजलि के डायरेक्टरेट से। ठीक है, तो यही होता है जब हम लोग ये करते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन जो है वो कौन है? क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया,
वहाँ पर हर ड्रग्स को रजिस्टर करना पड़ता है, क्लिनिकल ट्रायल करनी पड़ती है। ये अप्रूव दे तब भी इस दवाई को आप बेच सकते हो, और ये फ्री है। कोई भी आप भी अपनी दवाई अगर खोजी है तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और एक और है कि कोविड-19 चल रहा, तो क्या यूके की एक हेल्थ बॉडी है, उन्होंने वार्न किया है यूके को कि भाई अब एक वेव तो हो गया है, लेकिन अब दूसरे वेव कोविड-19 का आने की संभावना है, जिसके अंदर बहुत ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। और आगे भी आप भूतकाल में भी देखें कि सबसे पहला वेव जो आया है वो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन महामारी का दूसरा वेव आता है तो वो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। और एक मेंस में आने वाला क्वेश्चन ऐसा होता है कि इफेक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन डिपार्टमेंट ड्यू टू कोरोना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट ड्यू टू द कोरोना के मध्य टूरिज्म डिपार्टमेंट को कितने और क्या क्या तकलीफ हो अभी हुई है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इस साल का जो जीडीपी ग्रोथ है वो घट गया है हमारा, 4.7% तक रह गया है अभी। एक इकोनॉमिक आउटलुक वर्ल्ड की है जो उन्होंने ये पब्लिश किया है, ठीक है। तो ये थी आज की करंट। और अपना नॉलेज जरा चेक कर लीजिए यहाँ पर कि 3 से 4 क्वेश्चन दिए गए, उसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग निस्मैन।